जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 5 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए ज़रा देखिए। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल सकते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। राइट, क्या लिखेंगे आप? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्लियर है साथियों? लिख पाएंगे आप? बिल्कुल आप लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नाम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन अलग अलग नामों से जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो हड़प्पा कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको जो है वो साथियों कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। राइट, और आगे की हम बात करें साथियों तो इसको जो है हम नगरीय सभ्यता भी बोल देते हैं। क्या क्या बोल देते हैं साथियों? नगरीय सभ्यता। राइट, इतना क्लियर हो गया आपको? इनकी स्टोरी भी अलग अलग है कि क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और क्यों इसको जो है वो नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसके अलग अलग रीजंस हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम आगे की अगर हम बात करें साथियों तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताने की बात करें। सर्वप्रथम बताया किसने? बताया इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया गया था चार्ल्स मैशन के द्वारा। राइट, किसके द्वारा बताया गया था? चार्ल्स मैशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन चार्ल्स मैसन ने जो बात कही थी उसके बारे में उस टाइम पे खासकर ध्यान नहीं दिया गया। चार्ल्स मैसन साहब ने क्या बताया था? चार्ल्स मैसन साहब ने बताया था कि भारत के भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में एक सभ्यता, एक प्राचीन सभ्यता दबी है। राइट, ये जो है वो किसने बताया था? ये चार्ल्स मैसन साहब ने जो है वो बताया था, लेकिन इनकी बात पर उस टाइम पे कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ध्यान कब दिया गया जरा देखते हैं जरा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहाँ से बात निकल के आएगी। इसकी अब खुदाई की जानी चाहिए। तो देखो, रेलवे लाइन का जब काम चल रहा था, रेलवे लाइन के काम के दौरान प्राचीन ईंटें देखी गई। प्राचीन ईंटें देखी गई, जिसके बाद अ, सभ्यता की खुदाई, सभ्यता की खुदाई प्रारंभ की गई। राइट, क्या किया गया तब? उसके बाद सभ्यता की खुदाई जो है वो प्रारंभ की गई। ठीक है, ये रेलवे लाइन बिछाई कहाँ जा रही थी जरा देखिए। ये जो रेलवे लाइन है ना साथियों, ये लाहौर से कराची तक के लिए बिछाई जा रही थी। ठीक है, और रास्ते में जो है वो पहाड़ को काटा गया, खोदा गया, तो देखा गया कि जमीन के नीचे एक काफ़ी प्राचीन ईंटें हैं। एक बिल्कुल एक अच्छा शहर, वेल डिजाइंड शहर भी डेवलप है इसके नीचे। तो फिर ये बात संज्ञान में ली जाती है कि हो सकता है मे बी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो उसको देखने के लिए ये बात संज्ञान में लाई जाती है। और फिर इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग में उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे सर जॉन मार्शल साहब थे। तो उन्होंने जो है वो इसकी खुदाई का प्रारंभ किया। ठीक है, तो नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया किसने? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने क्या किया कि 1921 के अंदर, कितने में? 1921 के अंदर दयाराम साहिनी को इन्होंने जो है वो बुलाया। और बुलाने के साथ ही आप देखेंगे कि इन्होंने 1921 के अंदर ही एक शहर की खुदाई कर दी, इस शहर की खोज कर दी। उस शहर का जो नामकरण है वो हड़प्पा किया गया। क्या किया गया? इसका नामकरण, इसका नाम रखा गया हड़प्पा। और इस बेसिस पे, इस शहर के नाम के बेस पे जो है वो
इस सभ्यता का भी नामकरण हो जाता है और सभ्यता का नामकरण रखा हो जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या नाम हो जाता है इसका नाम? हड़प्पा सिविलाइजेशन। राइट, क्लियर। क्या रखा गया इसका नाम? इसका नाम रखा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर है? ये आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि सर जॉन मार्शल साहब जो थे उन्होंने 1921 के अंदर दयाराम साहनी को बुलाया और दयाराम साहनी 1921 के अंदर ही हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो नामक शहर होता है उसकी खोज करते हैं। और चूंकि पहले शहर का जो नामकरण है वो हड़प्पा किया जाता है, तो इस शहर का इस सभ्यता का पूरा सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है। ठीक है, तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया कि इसका नाम क्यों रखा गया हड़प्पा सभ्यता। राइट, चलिए अब हम सेकंड डाउट डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे लिखिए, क्योंकि यह सभ्यता नदी किनारे विकसित हो रही थी, विकसित हो रही थी हो रही थी और इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो सिंधु किनारे विकसित हुआ। क्या, कहाँ विकसित हुआ? सिंधु किनारे किनारे विकसित हुआ। इस कारण इस सभ्यता का एक नाम जो है वो क्या रखा गया? इस सभ्यता का एक नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, समझ में आ गया कि इस नदी के नाम पर जो इसका नाम क्या है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। राइट, क्लियर है? ये आपको समझ में आया? दोनों दो डाउट्स क्लियर हुए कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है। ठीक है, अब इसके दो डाउट्स और रह जाते हैं कि इस सभ्यता को हमने कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला है और इसको हमने नगरीय सभ्यता भी बोला है। ठीक है, अब वो क्यों बोला है उसका जवाब आपको जो है वो आगे की जो शहर हम पढ़ेंगे वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट आप लिख सकते हैं, वो नोट आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बात कर लेते हैं। नोट लिखेंगे, समाज कैसा था? यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, कैसा था साथियों? मात्र सत्तात्मक समाज था। क्लियर? यहाँ पर किस टाइप के समाज की परिकल्पना की गई है? यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज की परिकल्पना की गई है। ठीक है, क्लियर है साथियों? आगे आपको समझ में? राइट, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई हैं। आइए देखिए जरा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में। पहले शहर, ऐसा करते हैं हम शहर से पहले विस्तार जान लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल सकते हैं विस्तार, और किसका विस्तार हम जान रहे हैं? हम जान रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, विस्तार कुछ दिशाओं के आधार पर किया गया है, तो दिशाएं देख लीजिए। ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई और ये आपकी जो है वो दक्षिण दिशा हो गई। ठीक है, क्लियर? अब देखिए दिशाओं के आधार पर कैसा वर्णन किया गया है इनका कि उत्तर में अगर देखें तो उत्तर में आपको जो है वो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जो है उसका नाम है मांदा, जो कि आता है आपका J&K के अंदर। किसके अंदर आता है? J&K के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। राइट, पूर्व में अगर देखें साथियों तो पूर्व में आपका आलमगीरपुर आता है। क्या नाम आता है? आलमगीरपुर। राइट, जो कि किस उसके अंदर आता है साथियों? आलमगीरपुर जो है वो किसके अंदर आता है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मेरठ के अंदर। तो आप लिख सकते हैं कि पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार देखें तो वो आलमगीरपुर में है, जो कि मेरठ के अंदर आता है। ठीक है, दक्षिण की अगर हम बात करें साथियों तो दक्षिण में आपको दैमाबाद दिखेगा। कौन सा दिखेगा? दैमाबाद। और ये जो है ना साथियों, ये आता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आता है साथियों? ये आता है महाराष्ट्र के अंदर। और पश्चिम में अगर हम देखें साथियों तो पड़ता है गुजरात, और गुजरात के अंदर इसका एक शहर है, इसका नाम है सुद्ध कांगेडोर। ठीक है,
सुतकांगेडोर जो है वो इसका नाम है, राइट। तो ये चारों शहर आपको याद रखना है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार है कि उत्तर में मांदा, दक्षिण में तैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। ठीक है। सॉरी, ये जो है ना वर्तमान दृष्टिकोण में तो गुजरात के अंदर नहीं आएगा सुतकांगेडोर। वर्तमान दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो सुतकांगेडोर आपका पाकिस्तान में आ जाता है। कहाँ आ जाता है साथियों? पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहिए, यहाँ पर गलत लिख दिया था। तो ये सुतकांगेडोर आपका कहाँ आएगा? सुतकांगेडोर आएगा आपका पाकिस्तान के अंदर। बाकी मांदा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। आलमगीरपुर आपका मेरठ के अंदर आएगा और तैमाबाद आपका महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर है ना उनके बारे में बात बात कर लेते हैं। तो बड़े शहर देखते हैं, बड़े शहर। ठीक है, तो बड़े शहरों की जो संख्या है ना साथियों वो है आपकी 6। ठीक है, कितनी है संख्या? 6 है। तो जरा 6 शहरों के नाम देख लीजिए आप, राइट। सबसे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट। क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सेकेंड की हम बात करें साथियों तो वो है आपका हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में भी हम थोड़ा सा जान चुके हैं, आगे भी जानेंगे इसके बारे में, राइट। हड़प्पा के बाद आ जाता है गढ़वारी वाला, गढ़वारी वाला, राइट। गढ़वारी वाला के बाद आ जाता है आपका धौलावीरा। ठीक है, क्या आ जाता है? धौलावीरा, राइट। और धौलावीरा के बाद आ जाता है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, क्या आ जाता है? राखीगढ़ी। एंड फाइनली आपका कालीबंगा, राइट। और हम इन सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग और भी दिखेंगे आपको शहर। ठीक है, ये मेन बड़े शहर हैं किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनको बड़े शहरों की संज्ञा दी गई है, राइट। अब हम बात करें शहरों की। तो शहर जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो हैं वो दो कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दो कंट्री कौन कौन सी हैं? एक कंट्री है आपकी पाकिस्तान, दूसरी कंट्री है आपकी भारत, राइट। भारत और पाकिस्तान के अंदर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के शहर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम भारत में देखें साथियों तो भारत का अक्सर प्रश्न पूछा गया है। भारत का प्रश्न कौन सा पूछा गया? प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के शहर किस राज्य में, किस राज्य में खोजे गए? ठीक है, ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था, इट मीन्स भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हो चुके थे, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो चुका था, विभाजन विभाजन हो चुका था। तो फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर खोजे गए भारत के अंदर, तो वो शहर जो है वो आपके गुजरात के अंदर खोजे गए। ठीक है, कहाँ पर खोजे गए सबसे ज़्यादा शहर? फिर आपके खोजे गए हैं गुजरात के अंदर। तो इस पॉइंट को आप जो है वो याद रखेंगे। क्लियर, तो ये प्रश्न आपका आ चुका है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी शहरों की बारी बारी से विशेषताएं जान लेते हैं, राइट। चलिए, विशेषताएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग आप लिख सकते हैं, शहरों की विशेषताएं, शहरों की विशेषताएं, राइट। तो आप ये हेडिंग आप लिख लीजिए और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए साथियों, हम सबसे पहला जो शहर आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो सबसे पहले इस शहर का नाम ही आपको पता होगा, क्या नाम है? हड़प्पा। क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था, आपको मालूम होगा, बताया था कि जब सर जॉन मार्शल साहब ने संज्ञान लिया था किस बारे में कि ये जो प्राचीन ईंटें हैं एक्चुअल में कहाँ से और किस प्रकार ये मिल रही हैं। तो फिर दयाराम साहनी जो है वो 1921 में एक शहर की खुदाई करते हैं। उस शहर का नाम क्या रखा गया था? हड़प्पा रखा गया था। ठीक है,
तो इसके खोजकर्ता तो आपको मालूम ही है साथियों, किसके, इसके खोजकर्ता। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है जरा बता दीजिए। इसके जो खोजकर्ता है ना साथियों, वो खोजकर्ता है दयाराम साहिनी। कौन है? दयाराम साहिनी। ठीक है, कौन है? दयाराम साहिनी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम निर्देशन की बात करें तो निर्देशन तो आपको बता ही चुके हैं। निर्देशन किसका था? नेतृत्व किसका था? तो नेतृत्व किसका था? सर जॉन मार्शल साहब का। ठीक है, क्लियर। सेकंड अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा ये सबसे पहला शहर था। ठीक है, क्या था? सबसे पहला शहर, राइट। और इसके अलावा इसकी हम बात करें, सबसे पहला शहर तो था, लेकिन ये नदी की अगर हम बात करें तो ये रावी नदी किनारे था। रावी नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष विशेष आपको चीज़ लिखना है। विशेष डालकर, विशेष ये है यहाँ पर कि शवों को दफनाने की प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पर जब खुदाई हुई तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पर जो है वो शवों को जो है वो जमीन के अंदर दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, अगर इसकी हम लोकेशन देखें, क्या देखें? लोकेशन कि वर्तमान में जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है साथियों? ये जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट। देखिए आप चीज़ों को समझेंगे तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप चीज़ों को साथ ही साथ नोट करिए। नोट अपना ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अगर आप नोट बनाएंगे तो यकीन मानिए इस बार आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आप लोगों को मजाक मस्ती चाहिए, तो मजाक मस्ती तो हम शायद में भी नहीं दे सकते हैं आपको, है ना। लेकिन कंटेंट आपको ज़रूर दे सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसको जो है हम सॉल्व करेंगे, राइट। शहरों की विशेषताएं आपकी हड़प्पा हो गया, राइट। हड़प्पा के बाद हम आ जाते हैं अब मोहन जोदड़ो पर। ठीक है, कहाँ पर आ जाते हैं? मोहन जोदड़ो पर। ठीक है, तो दूसरा शहर आप लिख लीजिए, मोहन जोदड़ो। अब देखिए मेरे साथियों, इसकी भी अगर हम लोकेशन की बात करें ना, मोहन जोदड़ो के, किसकी? लोकेशन की, ये एक्चुअल में है कहाँ। तो ये भी मेरे साथियों, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो बेसिकली अर्थ जो बताया जाता है, वो अर्थ जो है वो है आपका मृतकों का टीला। क्या है अर्थ इसका? मृतकों का टीला, राइट। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है साथियों? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसके अलावा इसको जो है और भी कहा जाता है, इसको जो है वो मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको जो है वो कहा जाता है कि, जस्ट 1 मिनट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, ये मृतकों का टीला आपने लिख लिया। इसके अलावा याद रखिएगा कि हड़प्पा और किसको? ये जो आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जो है साथियों, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर। इसको क्या कहा जाता है? इसको जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे आ जाएं तो इसके हम खोजकर्ता की बात करें। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता जो है वो राखाल दास बनर्जी साहब हैं। कौन है? राखाल दास बनर्जी साहब जो है वो, इन्होंने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। और खोज कब करी थी? जस्ट अगले साल, हड़प्पा के जस्ट अगले साल कर दी। तो ये 1921 के अंदर हड़प्पा खोजा गया था, तो 1922 में आपका जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी नदी की बात करें तो आपका हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी किनारे। और ये कहाँ पे है? सिंधु नदी किनारे, राइट। ये कहाँ पर है मेरे साथियों? ये जो है वो आपका सिंधु नदी किनारे है। इसके अलावा ये सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है। क्या है? सभ्यता का सबसे बड़ा नगर,
राइट। ये क्या है साथियों, सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। यहाँ सर यहाँ से जो है ना कोई एक कांसे की मूर्ति भी मिली थी, तो लिखिए कांस्य प्रतिमा मिली। ठीक है, अब देखिए आपको अब पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको जो हमने सभ्यता के नाम बताए थे, क्या क्या नाम बताए थे? हड़प्पा सभ्यता। समझ में आया हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला शहर है उसका नाम ही क्या है, हड़प्पा, तो उसके नाम पर उसका नामकरण कर दिया। राइट। दूसरा शहर, दूसरा नाम क्या आया था? सिंधु घाटी सभ्यता था। रीजन इज मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी किनारे। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये रहा। इस वजह से इसका नामकरण क्या किया गया? इसका नामकरण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता। राइट। ठीक है, दो डाउट्स क्लियर थे। तीसरा हमने बोला था इसको कांस्य युगीन सभ्यता। राइट। कांस्य युगीन कब बोलेंगे? जब हमें कांसे का ज्ञान होगा। जब यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिली है तो जाहिर सी बात है इनको कांसे का ज्ञान था। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा, जलाने की प्रथा। ठीक है, या जलाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। क्लियर है मेरे साथियों? आगे आपको समझ में इतना? ठीक है, तो ये हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देख लिया। क्लियर है? आइए अब हम आगे की बात करें। नंबर 3 डाल सकते हैं और हम बात करते हैं चहुंदड़ों की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? चहुंदड़ों। राइट। चहुंदड़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस इतना आप याद रख लीजिए कि इसके जो खोज करता है ना, खोज करता। राइट। सो इसके जो खोज करता है साथियों उनका नाम है गोपाल मजूमदार। राइट, क्या नाम है इनका? गोपाल मजूमदार। और इन्होंने जो है साथियों खोज करी थी 1931 के अंदर। राइट। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो विशेष क्या है जरा देखिए। यहाँ पर विशेष है मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना प्राप्त। राइट, यहाँ पर क्या है साथियों, जो मन का बनाने का कारखाना है वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाता है। राइट, यही यहाँ पर विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट नंबर 4 हम डाल लेते हैं। नंबर 4 पर लिखिए। नंबर 4 पर हम कालीबंगा की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? कालीबंगा। राइट। अब देखिए मेरे साथियों, कालीबंगा की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ज़रा देखिए। इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करें, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, तो इसके जो खोजकर्ता है ना साथियों वो हैं आपके बी लाल। और इन्होंने जो खोज करी थी वो 1953 के अंदर करी थी। ठीक है, और इसके अगर हम अर्थ की बात करें, कालीबंगा का जो अर्थ है वो क्या है, तो कालीबंगा का जो अर्थ है ना साथियों वो है काली चूड़ियाँ। राइट, क्या है इसका अर्थ? काली चूड़ियाँ। ठीक है, क्लियर? इतना आपको समझ में आया? इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, ठीक है, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन इसकी जो है वो राजस्थान है। ठीक है, क्या है इसकी लोकेशन? राजस्थान। ठीक है, क्लियर? राजस्थान में भी एक जगह पड़ती है हनुमानगढ़। कौन सी जगह है? हनुमानगढ़। राइट, तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, हनुमानगढ़। राइट, हनुमानगढ़ में जो है वो आपको कालीबंगा देखने के लिए मिल जाएगा। राइट। अगर हम रिवर की बात करें, कौन सी नदी है, तो यहाँ पर साथियों घग्गर नदी मिलेगी आपको। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। राइट, सो कालीबंगा जो है वो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। खोज करता है इसके बीबी लाल और 1953 के अंदर इसको खोजा गया था। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है वो कालीबंगा जो है वो लोकेटेड है। और रिवर की हम बात करें तो रिवर कौन सी है इसकी? घग्गर नदी है। राइट, कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ठीक है, इसके हम कालीबंगा की कुछ विशेष विशेष फैक्ट्स की बात करें, विशेष की तो हेडिंग डाल सकते हैं विशेष। यहाँ पर विशेष चीज़ क्या है वो ज़रा देख लीजिए आप। ठीक है,
देखिए मेरे साथियों, विशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ से विशेष में, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ, अग्निकुंड प्राप्त हुआ, तो ये यहाँ पर एक विशेष चीज हो गई, विशेष बात होगी। दूसरा मेरे साथियों, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें तो इसमें निचला शहर, निचला शहर भी किले से घिरा, किले से घिरा। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं सिर्फ वही उसी की किलेबंदी हो, यहाँ पर आम जनता के लिए भी किलेबंदी करके रखी गई थी। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो निचला शहर था, निचला जो हिस्सा होता है ना शहर का, वो किसके लिए होता है? ये जो निचला निचला शहर है वो किसके लिए? सामान्य लोगों के लिए। किसके लिए? सामान्य लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये देखा गया कि सामान्य लोगों की रहने की निवास स्थान की भी किलेबंदी करके रखी गई है। ठीक है, और पॉइंट लिखिए नेक्स्ट। थर्ड, यहाँ पर विशेष में बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको जुते हुए खेत मिले थे। क्या मिले थे? जुते हुए खेत। राइट, तो ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो आप याद रखिएगा कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा के अंदर देखने के लिए मिले हैं। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर? आगे देख लीजिए, आगे हम बात करते हैं रंगपुर की। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? रंगपुर की। तो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। ये कितने हो चुके हैं हमारे? हमारे हो चुके हैं 4.5 पर आ जाइए। राइट, 5 पर हम आ जाते हैं और 5 में हम रंगपुर के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, रंगपुर देखिए जरा, देखिए मेरे साथियों, रंगपुर में सबसे पहले हम इनके खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। तो खोजकर्ता देखिए, खोजकर्ता है इसके रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। राइट, और इसका अगर हम जिला जिला बात करें, कहाँ पर है ये लोकेटेड है? तो काठियावाड़। कहाँ पर है? काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़ जिले के अंदर रंगपुर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप लिखिए रोपड़। क्या लिखेंगे साथियों मेरे? रोपड़ आप लिखेंगे। और रोपड़ रोपड़ जो है ना, रोपड़ पंजाब के अंदर आपको देखने के मिलेगा। कहाँ पर है ये? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में एक जगह पड़ती है रोपड़, और ये उसी जगह पे आता है। और इसके जो खोज करता है, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है इसके यज्ञदत्त शर्मा। राइट, कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है साथियों, और रिवर की बात करें हम, यहाँ पर कौन सी रिवर है रोपड़ में? तो यहाँ पर है सतलज। राइट, कौन सी है? सतलज रिवर जो है वो कहाँ पर है? रोपड़ शहर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, रोपड़ एक्चुअल में पंजाब का एक जिला भी है। तो आपको रोपड़ जो है वो, रोपड़ जगह का जो नाम रखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की जगह का नाम जो रोपड़ रखा गया है, वो एक्चुअल में रोपड़ जिले के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पे हम लोथल की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं हम? लोथल। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए लोथल। ठीक है, और इसके बारे में जरा लिखना स्टार्ट करिए। इसके जो खोज करता है, कौन? लोथल के जो खोज करता है, उनका नाम साथियों, उनका नाम है रंगनाथ राव। क्या नाम है? रंगनाथ राव। ठीक है, विशेष यहाँ पर अगर हम बात करें विशेष इसकी, तो विशेष में लिखेंगे आप कि ये एक जो है वो बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। लेकिन किसका बंदरगाह होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर होगा आपका क्या? लोथल। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरे विशेष की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए चावल के साक्ष्य। क्या है? चावल के साक्ष्य प्राप्त। राइट, यहाँ से जो साथियों चावल के साक्ष्य भी यहाँ से जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करें अगर हम, लोकेशन, तो लोकेशन इसकी अहमदाबाद है। कहाँ है? अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर? तो इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई। लोकेशन आपकी कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नंबर 8 पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 8 आप लिखिए आलमगीरपुर। ठीक है, नंबर 8 पर क्या लिखेंगे साथियों? लिखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। राइट, आलमगीरपुर के बारे में देता तो आपको पता ही है, सबसे पूर्वी शहर। क्या है ये? सबसे
पूर्वी शहर किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, राइट। खोजकर्ता की अगर हम बात करें साथियों, तो खोजकर्ता कौन है इसके? इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा साहब हैं। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और इन्होंने जो है वो खोज कब करी थी? 1958 के अंदर जो है वो इन्होंने आलमगीरपुर शहर की खोज करी। तो ये आपको पता ही है कहाँ लोकेटेड है। लोकेटेड कहाँ है? ये मेरठ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो हम जो है वो धौलावीरा की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए धौलावीरा, राइट। क्या लिखेंगे आप? धौलावीरा, राइट। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो इसके अगर खोजकर्ता देखें तो लिख सकते हैं आप खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है इसके रविंद्र सिंह बिस्ट, राइट। कौन है? रविंद्र सिंह बिस्ट हैं। और अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेटेड कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो ये जो है वो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में एक जगह पड़ती है कच्छ। ठीक है, तो कच्छ के अंदर आपको धौलावीरा देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए राखी गढ़ी, राइट। क्या है? राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी की हम बात करें तो इसका लोकेशन अक्सर पूछा जाता है, तो इसका लोकेशन आप लिख लीजिए। लोकेशन इसका है हरियाणा, राइट। क्या है इसका लोकेशन? इसका लोकेशन है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में भी कौन सी जगह? हिसार, आपने सुना होगा। हिसार के अंदर आपको राखी गढ़ी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ शहरों के बारे में जानकारियां थी जो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली, और उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे की बात करें। ठीक है, तो हम थोड़ा कृषि के बारे में यहाँ पर बात कर लें। किसके बारे में बात कर लें? कृषि के बारे में। तो जरा लिख लीजिए कृषि। ठीक है, कृषि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए गेहूं की खेती होती थी, जौ की खेती होती थी। ठीक है, इसके अलावा हमको जो है चावल की भी यहाँ पर खेती होती थी। किसकी होती थी? चावल की भी खेती होती थी, राइट। चावल के अगर हम साक्ष्यों की बात करें, राइट, किसकी बात करें? साक्ष्यों की, राइट। साक्ष्य कहाँ पर देखने के लिए मिले? तो साक्ष्य जो है साथियों वो आपको लोथल के अंदर देखने के लिए मिले। साक्ष्य कहाँ पर मिले? लोथल, राइट। कहाँ पर मिले इसके साक्ष्य? लोथल के अंदर देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो इसके लोथल आपने लिख लिया। इसके चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ पर मिले हैं? लोथल के अंदर देखने के लिए मिल गए हैं। ठीक है, क्लियर साथियों। चलिए, तो अन्य साक्ष्यों की अगर हम बात करें, कुछ अन्य साक्ष्य, अन्य साक्ष्य, अन्य साक्ष्य हेडिंग डालिए जरा। अन्य साक्ष्य में जरा लिखिए साथियों, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखिए, सुतकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए? सुतकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यातायात के साधनों में, यातायात के साधन अगर आप देखें तो यातायात के साधन यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो पहिया और क्या, चार पहिया। ठीक है, दोनों ही टाइप के वाहनों का यूज होता था और दोनों ही टाइप की आपको बैलगाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर है, यहाँ पर इस टाइप के साधन जो है वो यूज होते थे। क्लियर है मेरे साथियों। तो ये आपने नोट कर लिया है, ये दोनों पॉइंट्स। कृषि में गेहूँ, चावल, जौ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और चावल की तो हमको साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा गेहूं और जौ के साक्ष्य भी हमको कहाँ देखने के लिए मिले थे? हमको जो है वो कालीबंगा के अंदर देखने के लिए मिले थे। ठीक है, जोते हुए खेत मिले थे हमको कहाँ पर? कालीबंगा के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करके रखिए। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं
यकीन मानिए आप एक बार नोट्स बनाएंगे, आपको कभी भी हिस्ट्री दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस इस तरीके से पढ़ाई है आपको कि आप एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, पटवारी किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर लीजिए सी और डी ग्रुप के अंदर, तो आपको कभी इस पर ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आपको हाँ अपडेट करना होगा तो थोड़ा बहुत चीज़ अपडेट करनी पड़ेंगी, इतनी अपडेट नहीं करनी पड़ेंगी कि आपको पूरा का पूरा नोट्स बनाना पड़े। राइट। आप देखिए यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, हम आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। और हम आपसे ये भी कहते हैं कि अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताइए, टॉपिक आपका क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों? आगे आपको इतना समझ में? अन्य साक्ष्यों पे हम देख सकते हैं। अन्य साक्ष्य कौन से हैं? सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर, यातायात में दो पहिया और चार पहिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो अब हम जो है वो मोहरों की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? मोहर की बात कर लेते हैं। मोहर और किसकी? व्यापार की। ठीक है, मोहर और व्यापार की अगर हम बात करें साथियों, ठीक है, मोहर और व्यापार की हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक मोहर है। सर्वाधिक मोहर है कहाँ से प्राप्त हुई? सर्वाधिक मोहरें प्राप्त कहाँ से हुई हैं? हड़प्पा से। ठीक है, और जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या है? एक सींग वाले पशु का अंकन है। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक श्रृंगी पशु का अंकन। राइट, क्लियर? तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की बात करें, मोहरों की बात करें, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। और उन मोहरों पर हम देख पाएंगे, उन मोहरों पर जो है वो एक सींग वाले पशु का अंकन किया गया है। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करें, प्रमुख बंदरगाह, तो बंदरगाह तो आप देख ही चुके हैं। एक बंदरगाह तो आपको बताया ही था, कौन सा बताया था? लोथल। ठीक है, दूसरा बंदरगाह इनका लिखिए, दूसरा बंदरगाह इनका सुतकोतदा। कौन सा है? सुतकोतदा। दोनों के दोनों कहाँ लोकेटेड हैं? दोनों की दोनों जो है साथियों गुजरात के अंदर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, लिखिए मैसोपोटामिया। मैसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के लिए किया गया है, कि मोहरों के लिए किया गया है। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राइट, तो कई बार पूछा गया है आपसे एग्जाम के अंदर कि मेलुहा शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है, तो मेलुहा शब्द जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के लिए विशेषकर प्रयोग किया गया है। और प्रयोग कहाँ पर हुआ है? मैसोपोटामिया पे। ठीक है, तो जरा मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राइट, ठीक है, ठीक है, तो मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा अगर जाने तो मेसोपोटामिया वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बर्डन आपको नहीं देना है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ हमको नहीं डिस्कस करना है आपसे जिसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए, हम मेसोपोटामिया के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे मेसोपोटामिया के अलावा और भी सभ्यताएं हैं, जैसे चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, आप आगे आ जाइए। हम थोड़ा सा उपासना की और बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? उपासना की। राइट, उपासना की अगर हम देखें साथियों तो लिखिए ज़रा, मातृ देवी की पूजा। किसकी पूजा करते थे ये? मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा। राइट, इसके अलावा आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ज़रा, थोड़ा सा इसको, ये कलर सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वृक्ष पूजा।
वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य, शिव पूजा के साक्ष्य यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिले हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो है साथियों स्वास्तिक चिन्ह देखने के लिए मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह देखने के लिए यहाँ पर मिला है, राइट। स्वास्तिक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मंदिर अवशेष नहीं, मंदिर के अवशेष नहीं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेष पूजनीय जो है, विशेष पूजनीय, तो विशेष पूजनीय जो है ना साथियों वो है आपका कुबड़ वाला सांड, ठीक है। कुबड़ वाला सांड यहाँ पर जो है वो विशेष पूजनीय होता है, राइट, क्लियर। तो ये विशेष पूजन हो गया, ठीक है। तो ये हमने उपासना के बारे में देखा। उपासना के बारे में क्या देखा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा हो रही है, वृक्ष पूजा भी हो रही है, शिव की पूजा भी हो रही है। यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह भी देखने के लिए मिल रहा है। स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसा देखा होगा। ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है, लेकिन मंदिर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं है। तो ठीक है, ये अनुमान अगर ये इसलिए लिखा गया, हमने ये वाला पॉइंट विशेषकर इसलिए लिखा क्योंकि कई बार ये दोनों पॉइंट जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं कि जैसे शिव की पूजा हो रही है तो जाहिर सी बात है बोला कि मंदिर में होगी, तो भाई मंदिर में नहीं है, जरूरी नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे रख लो, हाँ मूर्ति रख के भी तो पूजा कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये पॉइंट विशेषकर याद रखना है कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं और अब हम लास्ट पे बात करते हैं। लास्ट हमारा रहेगा विनाश का कारण, ठीक है। क्या रहेगा? विनाश का कारण, राइट। तो देखिए मेरे साथियों, विनाश के काफी सारे अलग अलग कारण हैं। पहला कारण इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि बाढ़ बाढ़ आई इसलिए जो है वो ये सभ्यता का विनाश हुआ। दूसरा कहा जाता है अकाल पड़ा इसलिए इस सभ्यता का विनाश हुआ। तीसरा कहा जाता है सूखा पड़ने से, किसका? सूखा पड़ने से इस सभ्यता का विनाश हो गया, राइट। तो काफी अलग अलग टाइप के रीजन बताए जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है बाहरी आक्रमण, राइट, बाहरी आक्रमण की वजह से भी ये सभ्यता का नाश हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके रीजंस हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट रीज़न यहाँ पर नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता? कोई भी परफेक्ट रीज़न यहाँ पर नहीं दिखता है किसका? विनाश का। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ खास प्रश्न पूछा नहीं जाता है, या पूछा भी गया है अब तक जो आपके एग्जाम्स के अंदर, वो यही यही वाले ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नोट्स भी आपने बनाए होंगे, ठीक है। नोट्स तो आप उम्मीद है हमारे साथ ही साथ बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।